हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 27 सेकंड का दूसरा भाग। जगमान कार को खुले गेट से भीतर लेता चला गया। वहां से समंदर का किनारा स्पष्ट नजर आता था। समंदर के पानी की खुशबू तक हवा के संग आकर समंदर के करीब होने का एहसास करा देती थी। दोनों ने इस बात का ध्यान रखा था कि इमारत के बाहर कौन निगरानी करता हो सकता है, परंतु ऐसा कोई भी नजर नहीं आया था। इमारत के सामने चलती सड़क थी। उसके पार खाली मैदान शुरू हो जाता था। उस मैदान को पार करके काफ़ी आगे समंदर के किनारे की शुरुआत हो रही थी। कार से उतरकर दोनों भीतर प्रवेश कर गए। सीढ़ियां तय करके दूसरी मंजिल पर स्थित उस फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचे, जहां वे हर्षा यादव के साथ पहले आए थे। जगमोहन ने कॉल बेल दबाई। भीतर बैल बजने की आवाज़ आई। फिर मध्यम सी कदमों की आहट कानों में पड़ी। कदमों की आहट दरवाजे के पास आकर रुक गई। कौन? बेहद मध्यम सा स्वर उनके कानों में पड़ा। उन्होंने पहचाना, वो आवाज़ मीनाक्षी की थी। हम हैं, जगमोहन ने सपाट स्वर में कहा। चंद पलों की खामोशी के बाद दरवाज़ा खोला। जरा सा और झिर्री में से मीनाक्षी ने उन्हें देखा। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। फौरन गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। शायद वो देखना चाहती थी कि वो अकेले हैं या साथ में कोई है। फिर उनसे कहा, भीतर आ जाओ। दोनों भीतर आ गए। मीनाक्षी ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और पलटी। देवराज चौहान और जगमोहन हर्षा यादव को देख रहे थे, जो कि निक्कर और कमीज पहने कुर्सी पर बैठा था। पास ही टेबल पर विस्की का तैयार पैक पड़ा नजर आ रहा था। वे लोग चंद क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। मीनाक्षी आगे बढ़कर हर्षा यादव के पास आ पहुंची थी। एकाएक हर्षा यादव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वो उठा और कह उठा, मुझे तो आशा नहीं थी कि तुम लोगों का फ़ोन भी आएगा, लेकिन तुम दोनों खुद ही आ गए। बैठो, खड़े क्यों? देवराज चौहान और जगमोहन सोफा चेयरों पर जा बैठे। मीनाक्षी, हर्षा यादव बैठते हुए बोला, इनके लिए पैक तैयार करो। ये ज़रूरत नहीं, जगमोहन बोला, हम यहाँ पीने नहीं आए। हर्षा यादव ने कंधे उचकाकर गहरी सांस ली। मर्जी तुम्हारी। मेरे ख्याल से तुम लोगों का दोबारा आना इस तरफ इशारा करता है कि मेरी सहायता के लिए ही आए हो। क्या किसी बड़े सरकारी अफसर को मेरी समस्या बताई है? जो ऐसी कोई बात नहीं, जगमोहन बोला। ओह। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। कश लेकर क्या उठा, हमारे जाने के बाद कोई खास बात तो नहीं हुई? हर्षा यादव ने नज़रें उठाकर उलझन भरी नज़रों से मीनाक्षी को देखा, फिर देवराज चौहान को। क्या कोई खास बात होनी चाहिए थी? हर्षा यादव के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। ज़रूरी नहीं था कि कुछ हो। देवराज चौहान मुस्कुरा उठा। जब हम यहाँ से निकल कर गए तो बाद में हमें महसूस हो गया कि हमारा पीछा किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो पीछा यहीं से शुरू किया गया हो। ऐसे में मैंने सोचा कि कहीं तो लोगों पर कोई मुसीबत ना आ गई हो। अभी तक तो हम ठीक है, गंभीर स्वर में कहते हुए हर्षा यादव ने विस्की का गिलास उठा लिया। तुम्हारी बात सुनकर डर लगने लगा है कि कहीं जॉर्ज लूथरा को हमारे यहाँ होने के बारे में पता ना हो। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर्षा यादव ने घूंट भरा। तभी मीनाक्षी कह उठी, तुम दोनों यूं ही तो आए नहीं होगे। बोलो, क्या बात करने आए हो? देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह मीनाक्षी की तरफ उठी। अगला दृश्य, सॉरी, वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। सामने टीवी स्क्रीन थी, परंतु स्क्रीन पर कोई दृश्य नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ स्नो ही दिखाई दे रही थी। परंतु टीवी में से उसे देवराज चौहान, जगमोहन, हर्षा यादव और मीनाक्षी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। उसने तुरंत घड़ीनुमा ट्रांसमीटर को चालू करके बात की। कहो। घड़ी में से महीन आवाज़ निकलकर उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान और जगमोहन पुनः हर्षा यादव के पास जा पहुंचे। मैं उन्हें स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा। हर्षा यादव ने वो कपड़े उतार दिए जिसमें चिप थी। वो कपड़े उसी कमरे में कहीं होंगे, इसलिए मैं उनकी आवाज़ ही सुन पा रहा हूँ। वे अभी अभी हर्षा यादव के पास पहुँचे। तुम उनकी बातें सुनो और खबर खास हो तो फ़ौरन मुझे बताओ। समझ गया। इसके साथ ही सम्मत कट गया। उसने घड़ी को ठीक करके सामान्य किया। कानों पर लगा हेडफोन ठीक करते हुए अपना ध्यान उनकी बातों पर लगा दिया। देवराज चौहान या जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही हर्षा यादव क्या उठा। एक मिनट, जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, हो सकता है वो अब भी पीछा कर। ऐसा कुछ नहीं है, देवराज चौहान क्या उठा। उसे मैंने पकड़ लिया है, वो मेरी कैद में है। उसने क्या बताया कि क्यों पीछा कर रहा था? उसने कुछ नहीं बताया, वो मुंह नहीं खोल रहा। उसका दूसरा साथी भाग गया जो कार में। उसे कहाँ कैद कर रखा है? क्या वो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते? नहीं, वो ऐसी जगह पर है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा, जगमोहन ने कहा। उसका मुंह खुलवाते तो शायद कोई काम की बात मालूम। कोशिश हो रही है। मतलब कि तुम्हारा कोई आदमी उसके पास है? देवराज चांद ने सहमति से सिर हिला दिया। ठीक है, फिर तो वो जल्दी मुँह खोल देगा। तुम कहो, क्या बात करने आए हो? तुम अपने पास मौजूद सामान को सरकार के पास पहुंचाना चाहते हो, ताकि जॉर्ज लूथरा के खिलाफ कार्रवाई हो, कि वह दवा से देश की जनता को नुकसान न पहुंचा सके। देवराज चौहान ने कहा। हाँ, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा। जॉर्ज लूथरा तुम्हारी ऐसी किसी कोशिश को सफल नहीं होने देगा। यही कहने आए हो? हर्षा यादव ने उसकी आंखों में देखा। मेरी बात का जवाब दो।
तुम्हारा कहना सही है, हर्षा यादव ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जॉर्ज लूथरा तुम्हारे लिए तब तक सारे रास्ते बंद रखेगा जब तक कि वो कोर्ट लॉक द्वारा वो जगह खुलवाकर वो दवा हासिल नहीं कर लेता। उसके बाद भी उसके आदमी तुम्हारी तलाश करेंगे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हर्षा यादव ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। मीनाक्षी पास ही छोटे से स्टूल पर बैठ गई। कहते जाओ, हर्षा यादव गिलास को एक तरफ रखता हुआ बोला। मैं सुन रहा हूँ। देवराज चौहान ने कश लिया। जगमोहन बेमन सा बैठा था। मैं तुम्हें बिल्कुल ही उल्टा रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते को इस्तेमाल करके तुम सफल होने की चेष्टा भी कर सकते हो। जॉर्ज लूथरा को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हो, शायद जान भी बचा सको। हर्षा यादव की आंखों में चमक आ ठहरी। रास्ता बताओ। जहाँ वो दवाई पड़ी है वो जगह तो तुम जानते ही हो, देवराज चौहान ने कहा। जानता क्या, उस जगह के भीतर के सारे रास्ते की फिल्म मेरे पास है कि दवा कहाँ पर। लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? अगर इस मामले में अपना झंडा गाड़ना चाहते हो तो दवा अपने कब्जे में ले लो। हर्षा यादव समझने वाली निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। लेकिन मीनाक्षी उखड़े तेज स्वर में क्या उठी। बकवास, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? हम जॉर्ज लूथरा से जान बचाते भागे फिर रहे हैं, और तुम कहते हो कि उसकी जगह पर पहुंचकर वहां से वो दवा निकालना है। बेवकूफ़ी की भी हद होती है। जॉर्ज लूथरा सोच भी नहीं सकता कि तुम लोग वहां जा सकते हो, क्योंकि कोर्ट लॉक वहां का किसी के पास नहीं है। ऐसे में उधर खास पहरा भी रखा नहीं होगा। जो होगा वो अब लापरवाही से भरा होगा। ऐसे में उधर जाने में खतरा कम है और सड़क पर निकलने में खतरा ज़्यादा है। तुम देवराज चौहान, मीनाक्षी तीखे स्वर में कह उठी। रास्ता बताने का शुक्रिया, इस रास्ते को हम याद रखेंगे। हर्षा यादव एकाएक उठा और कुछ दूर पड़ी बोतल उठा लाया और गिलास को पुनः तैयार करके घूंट भरा। वो एकाएक बहुत बेचैन परेशान दिखने लगा था। क्यों, रास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया क्या? जगमोहन उसी पर मुस्कुराकर कह उठा। मीनाक्षी ने उखड़ी नज़रों से उसे घूरा। फालतू की बात मत करो। जगमोहन कंधों को हिलाकर रह गए। हम अपनी जान बचाने की फिक्र में, और तुम हमें मौत के मुंह में कूदने को कह रहे हो। अपना अपना सोचने का ढंग है, जगमोहन ने कहा। फिर देवराज चौहान से बोला। ये बात इनकी समझ में नहीं आने वाली कि हम क्या कह रहे हैं। समझा लिया तुमने? देवराज चौहान ने खामोशी से कश लिया। मेरे ख्याल में सोहनलाल वाली बात पर गौर करते हैं, जगमोहन ने पुनः कहा। चलें? देवराज चौहान कश लेते बेचैन हुए पड़े हर्षा यादव को देख रहा था। जब से उसने अपनी बात कही थी वो परेशान सा हो उठा था। मीनाक्षी हर्षा यादव को देखकर तीखे सर में क्या उठी। देख लिया होगा तुमने कि कितनी अच्छी सलाह में देने आए हैं। हर्षा यादव ने घूंट भरा और गिलास भरक कर मीनाक्षी की ओर देखा। मुझे देवराज चौहान की बात पसंद आई है। क्या? मीनाक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। हैरान क्यों हो रही हो? तुम इतनी बेवकूफ़ी वाली बात में फंस रहे हो? वो चीखने जैसे स्वर में बोली। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सोचने दो। मैं नहीं चाहती हर्षा कि तुम इस बात पर सोचो। प्लीज़। हर्षा यादव गंभीर स्वर में कह उठा। तुम अभी तक नहीं समझ पा रही हो कि देवराज चौहान ने कितनी बढ़िया बात कही है। मैं मानता हूँ कि इसमें खतरा है, लेकिन ये बात पूरी हो जाए तो जॉर्ज लूथरा का क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तुम भी सोचो, कितना अच्छा लगेगा। हर्षा तुम, प्लीज़ मीनाक्षी मेरी सुनो। होगा वही जो तुम चाहोगी, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। हर्षा यादव ने हाथ हिलाकर कहा। देवराज चौहान की ये बात कितनी सही है कि जॉर्ज लूथरा और उसके आदमियों का ध्यान उस तरफ तो बहुत कम होगा जहाँ वो दवा दवा रखी हुई है। वहाँ तक पहुँचने में खतरा कम है। बाहर निकल नहीं सकते और वहाँ पहुँचने को क्या? तुम बिना सोचे समझे कहे जा रही हो। हमें ये काम नहीं करना। मीनाक्षी गुस्से में चीखने वाले स्वर में क्या उठी। मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब बातों से। सब कुछ यहीं छोड़ दो। आओ हम किसी तरह इस शहर से निकल कर दूर कहीं चले जाते हैं, जहाँ जॉर्ज लूथरा का डर ना हो। जहाँ हर्षा यादव ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान, क्या तुम सिर्फ रास्ता बता रहे हो या हमारा साथ भी दोगे वहाँ से उस दवा को निकालने में? साथ भी दूंगा। उस दवा की डकैती में मैं आगे रहूंगा। देवराज चौहान का सर शांत था। तुम? हर्षा, मीनाक्षी पहले की तरह तेज स्वर में बोली। ये खतरनाक बात है जो। मीनाक्षी, हर्षा यादव ने उसे देखा। यह डकैती मास्टर देवराज चौहान है। हर कोई इसका लोहा मानता है। मेरे ख्याल में ये मामले में हमारा साथ दे रहा है तो काम पूरा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारी किस्मत अच्छी रही जो देवराज चौहान मिल। मुझे तो आने वाला वक्त बुरा ही नज़र आ रहा है हर्षा। तुम गलत बातों के फेर में। तुम कुछ देर चुप रहो, मुझे देवराज चौहान से बात करने दो। मीनाक्षी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। देवराज चौहान ने कश लिया। हर्षा यादव ने घूंट भरकर देवराज चौहान को देखा। जगमोहन के होंठ सिकुड़े पड़े थे। सारी योजना तुम बनाओगे डकैती मास्टर साहब? हर्षा यादव का सर सोच से भरा था। हाँ, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वो दवा कहाँ पर। मालूम हो जाएगा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हर्षा यादव ने टोका। तुम योजना बनाओगे, दवा की डकैती करोगे, हमसे आगे रहोगे, सब कुछ तुम करोगे। देवराज चानू से देखता रहा। ये सब तुम क्यों करोगे? बहुत खतरा है। पैसा तुम्हें एक भी नहीं मिलना।
मैं? देवराज चौहान मुस्कुराया। इसलिए करूँगा कि जॉर्ज लूथरा अपने बुरे इरादे में कामयाब ना हो सके। कोई और वजह? मासूम लोग उस दवा वाले पानी का शिकार होकर लाखों की संख्या में बेमौत न मरें। इसके अलावा कोई और वजह? कोई नहीं। लेकिन मुझे वजह नज़र आ रही है। अच्छा? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हमें तो नज़र नहीं आ रही, फिर तुम्हें कहाँ से नज़र आ गई? हर्षा यादव ने घूंट भरते हुए दोनों को देखा, फिर क्या उठा। तुम जान चुके हो कि वो दवा जॉर्ज लूथरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक एक शब्द पर जोर देकर सोच भरे सर में कह रहा था। दूसरे, तुम माने हुए डकैती मास्टर हो। दौलत के लिए डकैती करते हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बात हो कि तुम वो दवा हासिल करके जॉर्ज लूथरा से सौदा कर लो, दवा वापस करने का, उससे करोड़ों रुपए तुम ले लो, और इस तरफ तुमने सोचा ही नहीं था। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। तुमने अच्छा आइडिया दिया। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर तीखी निगाहों से देवराज चांद को देखा। सुना तुमने? यह हमें अच्छा रास्ता बता रहा है। तुम्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि उस दवा के बदले हम जॉर्ज लूथर से करोड़ों रुपए ले सकते हैं। गलत नहीं कहा इसने। देवराज चांद ने कष्ट लेते हुए शांत स्वर में कहा। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बात इसे समझा दो। कह दो कि मेरे समझाने की ज़रूरत ही कहाँ है, ये तो बिना समझाए बहुत कुछ समझा हुआ है। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। हर्षा यादव के चेहरे पर पुनः परेशानी नजर आने लगी थी। उसने घूट भरा। मीनाक्षी दांत भींचे बारी बारी सबको देख रही थी। डकैती मास्टर साहब, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया, लेकिन ये बात भी सच्ची है कि तुम उस दवा का सौदा जॉर्ज लूथरा से कर लोगे, हमें मरवा दोगे, और ऐसा कुछ नहीं होगा। वहम शक में मत, सफाई मत दो। हर्षा यादव ने उसकी आंखों में झांका। जो इंसान दौलत के लिए डकैतियाँ करता रहा हो, वो दौलत पाने का मौका क्यों छोड़ेगा? माना कि जॉर्ज लूथरा से तुम्हारा टकराव हुआ था, तुमने उसे बहुत नुकसान दिया। इस वक्त तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन तुम दौलत पाने के लिए वो दवा वापस पाने के लिए आपस में दोस्ती से भरी मुलाकात कर सकते हो। और कर लो भला। जगमोहन ने व्यंग्य से देवराज चौहान से कहा। यही सुनना बचा था, चलें अब? सोहनलाल वाली बात सही है, उससे चलकर बात करते। जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में टोका। हर्षा यादव साहब गलत तो नहीं कह रहे। इनकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद वो भी यही सोच लेता। इसने गलत कहा है तो बता दो। माना कि ठीक कह रहा है, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। अब बात हो गई और ख़त्म भी हो गई। यहाँ बैठकर वक्त खराब करने से क्या फ़ायदा। हम तभी मीनाक्षी ने हर्षा यादव को देख कर कहा। हर्षा, रघुनाथ से बात करो। हर्षा यादव ने मीनाक्षी को देखा। रघुनाथ से? क्यों? वो अंडरवर्ल्ड के लोगों को बखूबी जानता है। मीनाक्षी सोच भरे उखड़े स्वर में क्या उठी। देवराज चौहान के रिकॉर्ड में ये बात भी है कि अगर ये अपनी मर्जी से किसी के साथ मिलकर काम करता है तो ईमानदारी से करता है। हर्षा यादव होठों को अजीब से ढंग से मोड़े मीनाक्षी को देखने लगा। रघुनाथ को फ़ोन करके उससे देवराज चौहान के बारे में पूछो तो सही। ठीक है, हर्षा यादव ने कहकर देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। एक फ़ोन कर सकता हूँ? करो, जगमोहन बोला। लेकिन बात हमारे सामने करोगे? हर्षा यादव ने सिर हिलाया। घूंट भरकर गिलास रखते हुए उठा और सामने पड़े फ़ोन के पास जा पहुंचा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। दूसरी तरफ से लाइन मिलते ही आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, रघुनाथ है? आप कौन हैं? ये बात बताने वाली नहीं है। तुम रघुनाथ से बात कराओ या मैं फ़ोन रखूं? हर्षा यादव के सर में आदेश के भाव थे। दो पलों की चुप्पी के बाद उसके कानों में आवाज़ पड़ी। होल्ड करो, देखता हूँ रघुनाथ भाई हैं या चले गए। इसके बाद लाइन पर चुप्पी छा गई। मीनाक्षी की नज़रें उस पर थी। जगमोहन भी हर्षा यादव को देख रहा था। देवराज चांद सोचों में लग रहा था। 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया जब हर्षा यादव के कानों में रघुनाथ की आवाज़ पड़ी। कौन? रघुनाथ। पहचानी हुई आवाज़ है। रघुनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। याद नहीं आ रहा, अपने बारे में बोलो। हर्षा यादव। कुछ क्षणों के लिए तो उधर से आवाज़ नहीं आई। हर्षा यादव तुम? हैरान क्यों हो रहे हो? हर्षा यादव ने कहते हुए गहरी सांस ली। तुमने कोई लफड़ा कर दिया है क्या? पूरी बात बोल। हर्षा यादव के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। सुनने को मिला है कि जॉर्ज लूथर तेरे पीछे, तू उसका कोई कीमती सामान ले उड़ा। हर्षा यादव ने गहरी सांस ली। सुनने को मिल गया तेरे को? अपना तो काम ही है सुनना, खबरें इकट्ठी करना और खबरों को बेचना। क्या किया तूने? कुछ खास नहीं। बोलता है कुछ खास नहीं, और उधर जॉर्ज लूथरा के आदमी तेरे को शहर में हर फीट की जगह पर तलाशते फिर रहे। वो तेरे को ख़त्म कर देना चाहते। मालूम पड़ा आज तू दिन में उनके हाथ लगते लगते बच गया। हाँ, गलत किया तूने। जॉर्ज लूथरा हस्ती है, उससे तेरे को पंगा नहीं लेना था। अब तो ले लिया, बचेगा नहीं। वो तेरे को मार डालेंगे। वैसे मामला क्या है? रघुनाथ जैसे सब कुछ जानने को बेचैन था। बहुत सवाल कर रहा है तू। मामला ही ऐसा है, किधर छिपा है? तू क्या सोचता है कि तेरे को बताऊंगा? हर्षा यादव सख्त स्वर में बोला। मालूम है नहीं बताएगा, तो फिर पूछता क्यों है? तेरे साथ छोकरी भी है, वो तो जॉर्ज लूथरा के रिकॉर्ड रूम में काम करती थी। क्या नाम है, भूल गया वो। मीनाक्षी। हाँ वही मीनाक्षी। मालूम पड़ा तू उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जॉर्ज लूथरा नहीं माना।
इसी बात का पंगा पड़ा? यही बात थी या कोई और बात थी? सब जानता है तो पूछता क्यों है? पूछना पड़ता है खबर पक्की करने के लिए। बहुत हिम्मत का काम किया, लेकिन तू बचेगा नहीं। तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि जॉर्ज लूथरा के हाथ कितने लंबे हैं। वो छोकरी पक्का खूबसूरत होगी, तभी तो तूने। मेरे काम की कोई खबर है तो बता। तेरे काम की तो नहीं, लेकिन अपने काम की खबर सुनने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कैसी खबर? तेरे मरने की। कभी भी तू मर जाएगा हर्षा। ये बेकार की खबर है। अब तेरे पास अच्छी खबर नहीं होती। हर्षा यादव तीखे स्वर में बोला। एक बात बताएगा क्या? रघुनाथ के सर में गंभीरता थी। क्या? तू जॉर्ज लूथरा का क्या लेकर भागा? सुनने को मिला कि जॉर्ज लूथरा के आदमी अब सिर्फ तेरे को ढूंढने मारने का काम कर रहे हैं। तू उसकी कोई खास चीज़ ही लेकर भागा है? वरना जॉर्ज लूथरा तेरे को इतनी अहमियत नहीं देता। ऐसी ऐसा तो नहीं वो मीनाक्षी जॉर्ज लूथरा की चाहिए थी और उसे तू ले उड़ा? ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे फ़ायदे की बात बोलूँ? बोल। तेरे को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देता हूँ छोकरी के साथ। गुपचुप काम होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। पक्की तरह जॉर्ज लूथरा के हाथों से बच जाएगा। दूसरे देश में तेरे रहने का भी इंतज़ाम कर दूंगा। तेरे को वहाँ छोकरी के साथ पूरी तरह सेट कर दूंगा। बाकी की ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी। इस सारे काम के नोट मोटे लगेंगे। सोचूंगा। तेरे सोचने तक जॉर्ज लूथरा के आदमियों ने तेरे को मार दिया तो मैं उससे पहले सोचकर तेरे को जवाब दे दूंगा। हर्षा यादव गंभीर स्वर में कह रहा था। एक बात तो बता। क्या? देवराज चौहान का नाम सुना है? पल भर की चुप्पी के बाद रघुनाथ की आवाज़ आई। डकैती मास्टर देवराज चौहान? हाँ। तेरे को उसके बारे में मालूम करने का? सवाल मत कर, जवाब दे। बोल। मालूम है तेरे को कि देवराज चौहान कहाँ मिलेगा? नहीं, ये बात नहीं पता। हर्षा यादव ने देवराज चौहान पर नज़र मारी। ये देवराज चौहान कैसी आदतों का मालिक है? उसकी आदतें बताने में बहुत वक्त लगेगा, तो काम की बात पूछ। देवराज चौहान किस हद तक विश्वास के काबिल है? पूरी हद तक। क्या मतलब? उसके साथ अगर कोई धोखेबाजी ना करे तो वो भी नहीं करता। काम बेशक कुछ भी करता हो, लेकिन ईमानदार है। अगर सामने वाला भी ईमानदार हो, जो कहता है पूरा करता है। तू कहता है कि धोखेबाजी नहीं करता। दौलत सामने हो तो कोई भी बेईमान हो जाता है। देवराज चौहान ऐसा नहीं है। पैसा सबको बेईमान बनने पर मजबूर कर देता है रघुनाथ। तू मेरे मुंह से क्या सुनना चाहता है? कि मैं बोलूँ देवराज चौहान बेईमान है? ये तो मैं नहीं बोला। तेरी बातों से तो ऐसा ही लगता है। सुन, देवराज चौहान तेरे से ज़्यादा ईमानदार है। तेरे से ज़्यादा हरामी भी बन जाए अगर तूने उसे हरामीपन दिखाया। समझ गया कि और? समझ गया। मामला क्या है देवराज चौहान का? रहने दो। देवराज चौहान से कुछ काम है, उसे तलाश करना चाहता हूँ। नहीं ढूंढ पाएगा उसे। मालूम नहीं वो किधर रहता है। अगर कोई उसका ठिकाना जानता होगा तो तेरे को बताएगा नहीं। तू सड़कों पर निकला तो जॉर्ज लूथरा के आदमी तेरे को गोली। मैं तेरे से फिर बात करूँगा। वो सोचना देश से बाहर जाने की, इस तरह पक्का बच जाएगा। ठीक है, सोच कर तेरे को फ़ोन करूँगा। जॉर्ज लूथरा के आदमियों के हत्थे चढ़ने से पहले सोचना। हाँ। हर्षा यादव ने रिसीवर रखा और पलटा। सब उसे ही देख रहे थे। हर्षा यादव ने मीनाक्षी से कहा, रघुनाथ कहता है कि देवराज चांद पर विश्वास किया जा सकता है। रघुनाथ गलत भी हो सकता है, मीनाक्षी के होठों से निकला। नहीं। हर्षा यादव ने इनकार में सिर हिलाया। रघुनाथ जिस ढंग से बोला वो सच बोला। मीनाक्षी कुछ ना कह सकी, परंतु वो हर्षा यादव की बात से सहमत नहीं लग रही थी। हर्षा यादव आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठते हुए गिलास उठा लिया। हो गई तसल्ली? जगमोहन बोला। हाँ। हर्षा यादव ने घूंट भरा। तो अब बता, वो दवा किधर रखी है? अपनी बात शुरू कर। हर्षा यादव ने गिलास को एक ही सांस में खाली कर दिया। हर्षा, एकाएक मीनाक्षी बोली। खाली गिलास रखते हुए हर्षा यादव ने मीनाक्षी को देखा। इन्हें अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो जगह कहाँ है। इन्हें बाकी सब कुछ बताकर इनकी योजना सुनो कि कैसे वहाँ से दवा को निकाला जा सकता है। योजना को लेकर पहले हमारी तसल्ली तो हो। मैं ऐसे ही करूँगा। जगमोहन ने देवराज चांद को देखा। देवराज चांद का चेहरा शांत था। मैं तुम लोगों को टीवी पर वो जगह दिखाता हूँ जहाँ दवा रखी है। वहाँ के सारे इंतज़ाम बताता हूँ। मीनाक्षी ठीक कहती है कि पहले दवा तक पहुँचने की योजना बताओ। कोर्ट लॉक जैसी मुसीबत को कैसे दूर करोगे, जो कि मुझे कहीं से भी संभव नहीं लग रहा। ये सब सोचना, योजना बनाना तुम्हारा काम है। डकैती ऐसी योजना मैं नहीं बना सकता, लेकिन तुम ऐसी योजना बनाने में एक्सपर्ट हो। हर्षा यादव ने गंभीर स्वर में कहा, फिर मीनाक्षी को देखा। सीडी लगाओ, टीवी चलाओ। मीनाक्षी टीवी सेट की तरफ बढ़ गई। प्रवेश गेट पर दो गनमैन मौजूद रहते हैं वहाँ। वो गेट बहुत ही भीड़ भरी चलती सड़क पर है। गेट पर ही दो वीडियो कैमरे लगे हैं। गेट पर अगर कोई खड़ा भी होता है तो उसका चेहरा उस इमारत के कंट्रोल रूम में मौजूद टीवी सेटों पर नजर आने लगता है। वहाँ हर किसी के भीतर आने के लिए पासवर्ड है। गेट के पास भीतरी तरफ गार्ड रूम है। किसी को भीतर आने देने से पहले वो लोग भीतर बात करते हैं। देवराज चौहान की आंख सिकुड़ चुकी थी। तुम जो बता रहे हो उससे तो लगता है जैसे ये जगह जॉर्ज लूथरा का ठिकाना ना होकर कोई दूसरी जगह हो। हर्षा यादव ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर क्या उठा। है तो ये जॉर्ज लूथरा का ठिकाना ही, परंतु इसका रूप ऐसा है कि कोई सोच भी नहीं सकता।
कि इस जगह से जॉर्ज लूथरा का वास्ता होगा। ये बात कोई साबित भी नहीं कर सकता। दरअसल ये जगह शहर का नामी वॉल्ट है, जिसके मालिक शहर के दो बड़े लोग हैं। ऐसे में कौन साबित करेगा कि उन दोनों पर जॉर्ज लूथरा की हुकूमत चलती है? जॉर्ज लूथरा वक्त आने पर अपनी कीमती चीज़ जमा रखता है। उधर उसके सामान को ना तो कानून का डर, ना ही चोरी का। सब कुछ सुरक्षित रहता है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। जॉर्ज लूथरा सच में दूर की सोच कर चलता है। यानी कि उस वॉल्ट के भीतर वो दवा रखी हुई है। देवराज चौहान का सर सपाट था। हाँ, उधर। तभी मीनाक्षी की आवाज़ आई। चला दूँ? तीनों की निगाह उसकी तरफ गई। चलाओ। मीनाक्षी ने टीवी ऑन किया, फिर सीडी प्लेयर का बटन दबाया और वापस आ बैठी। तब तक टीवी पर दृश्य नजर आना शुरू हो गया था। उन्हें देखते हुए हर्षा यादव कहता जा रहा था, ये देखो, ये बाहर का गेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। बाहर सड़क पर वाहन आ जा रहे हैं। गेट से भीतर जो कमरा बना नजर आ रहा है वो गार्ड रूम है। वहाँ से इंटरकॉम द्वारा भीतर बात की जाती है। अब स्क्रीन पर गेट के आसपास लगे दो कैमरे नजर आ रहे हैं। उन कैमरों द्वारा कैच की गई हर हरकत भीतर कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर देखी जाती है। कंट्रोल रूम में हर वक्त 4 गनमैन रहते हैं। दो तो बाहरी हालात वाली स्क्रीनों पर नज़र रखते हैं। अन्य दो उस इमारत के भीतर वाली जगहों पर नज़र रखते हैं। उस स्ट्रांग रूम के हर रास्ते, गैलरी और भीतरी हिस्सों के दृश्य उनके सामने लगी स्क्रीनों पर नज़र आते हैं। अब तुम लोगों को जो स्क्रीन पर गेट से 30 फीट दूर मौजूद 12 फुट चौड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो वहाँ के प्रवेश द्वार का हिस्सा है। यहाँ पर दो गनमैन खड़े नज़र आ रहे हैं। इनके पास ही दीवार पर माइक फिट है। जो छोटी सी जाली नज़र आ रही है वो माइक की जाली है। पास में स्विच लगा है। गनमैनों को भीतर बात करनी हो तो उस स्विच को दबाए रखकर बात कर सकते हैं। उस स्विच को दबाते ही माइक चालू हो जाता है। इस वक्त जिस शीशे के दरवाजे के पास वो खड़े हैं वो बंद है। इस दरवाजे को तोड़ा नहीं जा सकता, गोलियों से भेदा नहीं जा सकता। बुलेट प्रूफ शीशे हैं। इनसे छेड़छाड़ की जाए तो अलार्म बजने लगता है। इस दरवाजे को ये गनमैन नहीं खोल सकते। इन्हें माइक पर भीतर खबर देनी पड़ती है। तसल्ली होने के बाद ही भीतर से उस दरवाजे पर लॉक का सिस्टम हटाकर खोला जाता है, जो कि भीतर से इलेक्ट्रिक सिस्टम से अटैच है। ये देखो, अब वो दरवाज़ा खुल रहा है। कैमरा अब दरवाजे से भीतर प्रवेश कर रहा है। सबकी नज़र टीवी स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर आने वाले दृश्यों को देखकर हर्षा यादव बोलते हुए बता रहा था। उसके खामोश होते ही गहरा सन्नाटा छा गया। हर्षा यादव पुनः बोला, ये देखो, भीतर प्रवेश करते ही 15 फीट लंबी गैलरी है। ये सीधा रास्ता है। 15 फीट चौड़ी गैलरी के दोनों तरफ सपाट दीवार है। कोई दरवाज़ा नहीं है। छत पर लगे कैमरों के लेंस नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल रूम में बैठे लोग 15 फीट का रास्ता तय करने के दौरान आने वाले व्यक्ति को पुनः भली भांति देखते हैं। उन्हीं कैमरा लेंसों के साथ स्कैनिंग लेंस भी लगा है। जब आने वाला इंसान उसके नीचे से गुजरता है तो उसके शरीर की पूरी स्कैनिंग उसी पल कंट्रोल रूम में मौजूद स्क्रीन पर भेजता है। यानी कि अगर आने वाले व्यक्ति के पास कोई हथियार वगैरह है तो वो स्क्रीन पर नज़र आने के साथ साथ बीप की आवाज़ टीवी से निकलनी शुरू हो जाती है। यानी कि वॉल्ट के भीतर जाने से पहले उस व्यक्ति से हथियार ले लिया जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसका हथियार उसे वापस कर दिया जाता है। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह स्क्रीन पर थी। ये देखो, अब गैलरी खत्म हो गई। तिराहा आ गया। एक रास्ता सीधा जा रहा है, बाकी के दो रास्ते दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक गनमैन खड़ा नजर आ रहा है। वह आने वाले को बाईं तरफ मुड़कर एक दरवाज़ा खोलकर भीतर छोड़ देता है, जो कि स्वागत कक्ष है। वहाँ वॉल्ट के दो जिम्मेवार कर्मचारी होते हैं। वॉल्ट खोलने की सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। आने वाले के पास कोई हथियार है तो उसकी खबर उन्हें कंट्रोल रूम से मिल गई होती है। वो हथियार लेकर उसे रसीद दे दी जाती है। उसके बाद उसे एक आदमी वॉल्ट रूम में ले जाता है, जहाँ आने वाले ने लॉकर खोलना होता है। वहाँ के वीडियो कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं। साथ चलने वाला व्यक्ति उसे लॉकर हॉल में ले जाकर छोड़ देता है और लॉकर में दूसरी चाबी घुमा आता है कि वो लॉकर खोल सके, और ऐसे में लॉकर हॉल के प्रवेश द्वार पर लाल बत्ती जल जाती है, जिसका मतलब होता है कि भीतर कोई है। जब भीतर वाला बाहर निकलता है तो वो बत्ती खुद ही बुझकर हरी हो जाती है। साथ ही उस हॉल का दरवाज़ा, जो कि लिफ्ट के दरवाजे जैसा है, खुद ही बंद होता चला जाता है। इसके अलावा भीतर के वीडियो कैमरे, जो कि बंद कर दिए होते हैं, वो खुद ब खुद ही पुनः चालू हो जाते हैं। हर रास्ते में दीवारों पर जगह जगह वीडियो कैमरे लगे। बाहर कोई भी व्यक्ति जब भीतर आता है, लॉकर हॉल को छोड़कर बाकी के हर वक्त में कंट्रोल रूम से उस पर नज़र रखी जाती है। इस बारे में लापरवाही नहीं बरती जाती। बेशक लॉकर खोलने वाला अक्सर वहाँ आता जाता हो, यहाँ पर आदमियों की सिक्योरिटी की अपेक्षा कैमरों पर ज़्यादा भरोसा किया गया है। देवराज चौहान बोला, ऐसी बात नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि इस वॉल्ट में जगह जगह गनमैन बिखरे नज़र नहीं आते। जॉर्ज लूथरा हर काम सोच समझकर अच्छे ढंग से करता है। यह उसकी पुरानी और पक्की आदत है। इस स्वागत कक्ष से लेकर लॉकर हॉल के मुख्य दरवाजे तक जाने के रास्ते के बीच बंद दरवाजे पड़ते हैं। उनमें से 4 दरवाजे ऐसे हैं जिनमें गनमैन भरे रहे हैं।
यानी कि रास्तों पर न बिखरे वो वहाँ मौजूद रहते हैं, तैयार रहते हैं। खतरे का सायरन बजने पर या फिर इंटरकॉम पर खतरे की अथवा किसी काम की खबर मिलने पर ही वे अपनी गनों के साथ बाहर निकलते हैं। ये देखो, अब कैमरा स्वागत कक्ष से आगे गैलरी में बढ़ रहा है। रास्तों को देखते रहो। कैमरा अब लॉकर हॉल के दरवाजे पर जाकर ही रुकेगा। वो स्क्रीन पर देखे जा रहे थे। ये देखो, गैलरी खत्म होने वाली है। आगे मोड़ आ रहा है। गैलरी के कोने में जो दरवाज़ा है वो गनमैनों से भरा रहता है। यानी कि हर वक्त उसके भीतर 6 गनमैन मौजूद रहते हैं। वहीं रहना उनकी ड्यूटी है। ये देखो, अब मुड़ा जा रहा है। मुड़ गए। इस गैलरी के रास्ते में दरवाज़ों में से 2 दरवाजे ऐसे हैं जिनमें गनमैन मौजूद हैं। बाकी दरवाज़ों के पीछे भी वॉल्ट के लोग मौजूद रहते हैं, परंतु उनका संबंध वॉल्ट सुरक्षा से नहीं है। वो वॉल्ट के दूसरे कार्यों के लिए है। ये जो दरवाज़ा अब आ रहा है, इस दरवाजे वाले कमरे में गनमैन मौजूद है। गैलरी के कोने में जो दरवाज़ा आएगा उसमें गनमैन मौजूद है। हर जगह 6 6 गनमैन मौजूद रहते हैं। उनके देखते ही देखते गैलरी से कैमरा पुनः दाईं तरफ मुड़ गया। छत पर वीडियो कैमरे और स्कैनिंग लेंस भी लगा है। कहीं भी लापरवाही नहीं बरती जाती। हर्षा यादव कहे जा रहा था। ये देखो, अब कैमरा आगे बढ़ना रुक कर एक दीवार की तरफ हो गया है। देखने में ये दीवार है, परंतु लॉकर हॉल में प्रवेश करने का रास्ता है ये। ध्यान से देखोगे तो स्क्रीन पर ऊपर से नीचे दीवार पर पतली सी लाइन नज़र आ रही है। वो लाइन दोनों दरवाजे के पल्लों का जोड़ है। कहने को दीवार है ये, परंतु हकीकत में स्टील का दरवाज़ा है, जो कि दीवार से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। खास बात यह है इस दरवाजे की कि ठीक सामने ऐसा ही दरवाज़ा है। उसके पीछे 6 गनमैन मौजूद रहते हैं। वो देखो, दीवार जैसा दरवाज़ा खुल रहा है। खामोशी से उसके दोनों पल्ले अलग अलग सरक गए। 6 फीट का रास्ता नज़र आ गया। भीतर की तरफ लाल कारपेट बिछा दिखाई दे रहा है। देखते रहो, कैमरा आगे बढ़ रहा है। दरवाज़ा कौन खोलता है? देवराज चौहान ने पूछा। कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के पास स्विच बोर्ड लगा है। जब कोई लॉकर हॉल की तरफ जाता है तो स्क्रीन पर उसे बराबर देखा जाता है। जब वे लॉकर हॉल में जाने के लिए उस दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो बटन दबाकर दरवाजे को खोल देता है। वॉल्ट का कर्मचारी लॉकर खोलने वाले को भीतर छोड़कर आ जाता है। लॉकर हॉल का दरवाज़ा खुला रहता है। कंट्रोल रूम से स्क्रीन द्वारा उस दरवाजे पर बराबर नज़र रखी जाती है। भीतर वाला जब बाहर निकलता है तो कंट्रोल रूम से स्विच दबाकर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। खुले दरवाजे के ठीक सामने ही गनमैनों का कमरा है। गड़बड़ होने पर सेकंडों में उन गनमैनों को इंटरकॉम पर खबर दी जाती है और वे बाहर निकल आते हैं। स्क्रीन पर देखते रहो। लॉकर हॉल के भीतर के रास्ते देखो। भीतर लॉकर हॉल कैसे मौजूद है, देखते जाओ। स्क्रीन पर लॉकर हॉल की एक एक चीज़ नज़र आएगी। भीतरी माहौल सब समझ जाओगे। 3 4 मिनट तक लॉकर हॉल का दृश्य स्क्रीन पर नज़र आता रहा। यह सब तो सामान्य लॉकर है। जॉर्ज लूथरा भला अपनी कीमती सामान यहाँ क्यों रखेगा? जगमान बोला। देखते जाओ। हर्षा यादव की निगाह भी स्क्रीन पर टिकी थी। आखिरकार स्क्रीन पर पूरा लॉकर हॉल दिखाया गया। ये तो है लॉकरों का हॉल रूम। बहुत बड़ा है। तुम लोगों ने देख ही लिया। हर्षा यादव पुनः क्या उठा। जगमोहन ने ठीक कहा कि यह सब तो सामान्य लॉकर है। जॉर्ज लूथरा अपना सामान यहाँ क्यों रखेगा? अपना सामान उसने यहाँ इस लॉकर हॉल में नहीं रखा। ये देखो, लॉकरों के बीच 80 लॉकरों वाला ये हिस्सा। ये 80 लॉकर यूं तो किसी न किसी के नाम चढ़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे नाम बोगस है। क्यों? देख लो। स्क्रीन पर इस वक्त वही सारे लॉकर नज़र आ रहे हैं। कैमरा उन पर ही है। वो तो दिखाई दे रहा है, जगमोहन बोला। लेकिन ये बोगस नामों पर क्यों चढ़े हैं? अभी समझ में आ जाएगा। उनके देखते ही देखते कैमरा उन लॉकरों पर से हटा और छत की तरफ हो गया। छत पर छोटे छोटे फानूस और रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान के माथे पर भी बल नजर आने लगे थे। कोड लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कैमरा उन लॉकरों पर से हटा लिया गया। मैं समझा नहीं। देखते रहो, समझ में आ जाएगा। करीब 1.5 मिनट बाद कैमरा छत की तरफ से हटा और पुनः उन 80 लॉकर वाले बॉक्स पर आ टिका, जो कि करीब 9 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा था। देखते ही देखते वो हिस्सा ज़मीन में धंसने लगा। ज्यों ज्यों वह ज़मीन में धंसता जा रहा था, पीछे का रोशनी भरा हिस्सा नजर आता जा रहा था। सिर्फ आधे मिनट में वो लॉकरों वाला 9 बाई 12 फीट का हिस्सा इस तरह फर्श के नीचे चला गया जैसे वहाँ कभी कुछ हो ही नहीं। उसके पार रोशनी से भरा कमरा नजर आ रहा था। स्ट्रांग रूम जैसा था वो कमरा। वहाँ पर दीवारों के साथ साथ ऐसी मजबूत बड़ी बड़ी तिजोरियाँ रखी नजर आ रही थी कि जिन्हें बिना चाबी और कॉम्बिनेशन नंबर के खोल पाना संभव नहीं था। कैमरा आगे पहुंचकर उस छिपे कमरे की तस्वीरें ले रहा था। उस कमरे का पूरा हाल बता रहा था। खिड़की दरवाज़ा तो दूर, वहाँ कोई रोशनदान भी नहीं था। चुप्पी से वे सब स्क्रीन पर नजर आ रहे कमरे और वहाँ के सामान को देखते रहे। आखिरकार वो कैमरा एक 4 फीट की ऐसी तिजोरी पर जाकर रुक गया जिसमें ऊपर नीचे 2 जगह चाबी डालने के बड़े बड़े होल थे और बीचों बीच हाथ से घुमाने वाली छोटी सी चक्री लगी थी। उस चक्री के आसपास
0 से 9 तक नंबर थे। स्पष्ट था कि चाबी के अलावा उसे खोलने के लिए कॉम्बिनेशन नंबर भी मिलाना पड़ता था। देखने से ही लग रहा था कि वो तिजोरी ऐसी मजबूत धातु की है कि जिसे तोड़ा काटा नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता। वहाँ छाई खामोशी को तोड़ा हर्षा यादव ने। यह है वो तिजोरी जिसमें जॉर्ज लूथरा ने वो दवा रखी है जो करोड़ों लोगों की जान ले सकती है, लाखों घरों को बर्बाद कर सकती है, पूरे देश की जड़ें हिला सकती है। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर से नजरें हटाई और सिगरेट सुलगाकर कहा, कोड लॉक कैसे किया जाता है? हर्षा यादव ने देवराज चौहान को देखा, फिर मीनाक्षी से कहा, स्क्रीन पर वो लॉकर लाओ, इन्हें कोड लॉक के बारे में बताना है। मीनाक्षी उठकर वापस सीडी प्लेयर के पास पहुंची और उंगली से एक बटन दबा दिया। टीवी पर अभी तक जो भी दिखा था वो वापस रिवाइंड होने लगा। देखते देखते स्क्रीन पर वो 80 लॉकर नजर आने लगे। मीनाक्षी ने पॉज का बटन दबाकर लॉकरों के द्वार को वहीं रोका और वापस आ बैठी। ये वही 80 लॉकर नजर आ रहे हैं जिनका पूरा हिस्सा फर्श में समा गया था और पीछे के स्ट्रांग रूम में जाने का रास्ता बन गया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इन 80 लॉकरों को फर्जी नामों पर चढ़ा रखा है, क्योंकि 80 लॉकरों के रूप में ये स्ट्रांग रूम तक जाने का रास्ता है। कुछ पल ठिठक कर हर्षा यादव पुनः कह उठा, ये 80 लॉकर ही कोड लॉक को बनाते हैं। कैसे? जगमोहन ने हर्षा यादव को देखा। अभी तुम लोगों ने 80 लॉकरों वाले स्ट्रांग रूम के दरवाजे को फर्श में समाते देखा। इन लॉकरों वाले हिस्से को ढकेल कर या किसी दूसरी तरह अपनी जगह से इंच भर भी हिलाया नहीं जा सकता। इन 80 लॉकरों में बारी बारी 2 लॉकरों को खास ढंग से लॉक किया जाता है। ये काम एक ही बंदा करता था, जॉर्ज लूथरा का खास था, जो कि मारा गया। जिस तरह एक के बाद दूसरे लॉकर में चाबी लगाई जाती है, उसी तरह पहले उसी एक में फिर दूसरे में चाबी घुमानी पड़ती है, तभी ये स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा खुलता है। अब ये कैसे मालूम हो कि 80 लॉकरों में से किन 2 लॉकरों को कोड लॉक के लिए इस्तेमाल किया गया है? अगर किन्हीं 2 के साथ कोड लॉक होता तो सब लॉकरों को खोलकर देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो पहले उसे खोलना है, बाद में दूसरे को। यानी कि जिस तरह कोड लॉक किया गया था स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा, उसी तरह खोलना पड़ेगा, तभी स्ट्रांग रूम में जाने का रास्ता बनेगा, नहीं तो उसे किसी दूसरी तरीके से नहीं खोला जा सकता। अब ये कैसे पता चले कि इन 80 लॉकरों में से किन 2 लॉकरों को कोड लॉक के लिए इस्तेमाल किया गया है? इस बात को तो जॉर्ज लूथरा के फरिश्ते भी नहीं जान सकते। जो सख्त इंतज़ाम उन्हें उसने दूसरों के लिए किया था, उसी में आज वो खुद को फंसा महसूस कर रहा है। चाहकर भी वो अपने स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच सकता। वहां से वो दवा हासिल नहीं कर सकता। कोड लॉक तैयार करने वाली जर्मनी की कंपनी का इंजीनियर सी यहाँ आकर कोई रास्ता निकाल सकता है, लेकिन कंपनी के वहाँ के ऑफिस में आग लग गई थी। कई इंजीनियर्स और स्टाफ के लोग मारे गए। इस वक्त वो कंपनी बंद हो चुकी है। जॉर्ज लूथरा के आदमी जर्मनी जाकर कंपनी के किसी इंजीनियर को तलाश करने की चेष्टा करेंगे। मेरे ख्याल में तो जॉर्ज लूथरा ने अपने आदमी को जर्मनी रवाना कर दिया होगा। देवराज चौहान ने कश लिया। जगमोहन ने पहलू बदलकर देवराज चौहान को देखा। 80 लॉकरों में से कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा बंद करने के लिए कौन से 2 लॉकरों के ताले का इस्तेमाल किया गया है, और उन 2 लॉकरों में से पहले किस लॉकर में चाबी घुमाई गई है? जगमोहन कह उठा। यह जान पाना असंभव बात है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मतलब कि तुम ये काम नहीं कर सकते? हर्षा यादव कह उठा। नहीं, देवराज चौहान ने उसे देखते हुए इनकार में सिर हिलाया। उन 80 लॉकरों में से उन 2 लॉकरों को नहीं तलाशा जा सकता जिन्हें इस्तेमाल करके कोड लॉक किया गया, जबकि उन 2 लॉकरों में चाबी भी सिलसिलेवार घुमानी है, जैसे कि उसे बंद किया गया है। हमने वहाँ चोरी छिपे जाना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि कोड लॉक वाले 2 लॉकरों को ढूंढ सके। सच बात तो यह है कि कितना भी वक्त हो, उन 80 लॉकरों में से उन 2 खास लॉकरों की तलाश हम नहीं कर सकते। असंभव है। लाइन खींच दो। हर्षा यादव मुंह लटकाए देवराज चौहान को देखने लगा। मीनाक्षी ने गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। जगमोहन के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। टीवी स्क्रीन पर अभी भी 80 लॉकरों की तस्वीर नजर आ रही थी। हर्षा यादव ने हाथ में पकड़ा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। चले? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। सोहनलाल वाली बात पर ध्यान देते, हर्षा यादव। देवराज चौहान जगमोहन की बात पर ध्यान न देकर सोच भरे सर में क्या उठा। अगर तुम उस इमारत के आसपास का नक्शा बताओ तो मैं कुछ सोचूं। तुम्हें जो बताया उस पर सोचो। वो डकैती तुमने करनी है, योजना तुमने बनानी है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। वहां पहुंचने का रास्ता रास्ता स्ट्रांग रूम तक तुम अपने बलबूते पर पहुंच जाओगे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो तुमने करने को कहा था। मैंने कहा था तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, देवराज चौहान बोला। हर्षा यादव ने सोच भरे ढंग से गर्दन घुमाकर मीनाक्षी को देखा। तुम्हें पता है वॉल्ट के आसपास का माहौल? खास नहीं। मेरे ख्याल में वॉल्ट के पीछे बड़े बड़े शोरूम की बिल्डिंग है, मीनाक्षी ने सोच भरे स्वर में कहा।
वॉल्ट के पीछे साथ लगती बिल्डिंग शायद फर्नीचर शोरूम है। हर्षा यादव ने देवराज चौहान को देखा। इस तरह काम नहीं चलेगा। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे वो जगह पूरी तरह दिखानी। तुम करना क्या चाहते हो? स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो तो तुम्हें बता ही चुके हैं कि रास्ता, मीनाक्षी ने कहना चाहा। वो रास्ता है जो कि बंद है, देवराज चौहान बोला। मैं उसके अलावा किसी दूसरे रास्ते को तलाश कर रहा हूँ कि जहाँ से उस स्ट्रांग रूम तक पहुँचा जा सके। दूसरा रास्ता तो है ही नहीं जो। मीनाक्षी, हर्षा यादव ने टोका। तुम चुप रहो। मैंने क्या गलत कह दिया जो? तुम देवराज चौहान की बात नहीं समझी। मैं समझ गया हूँ। हर्षा यादव मीनाक्षी को देखकर बोला। वो रास्ता तो है जो हमने इसे दिखाया है, लेकिन उसके अलावा ऐसी जगह तलाश करना चाहता है जहाँ से नया रास्ता बनाया जा सके। ओह, मीनाक्षी ने जोरों से होठ बंद कर लिए। हर्षा यादव ने देवराज चौहान को देखा। क्या कह रहे थे तुम? जो भी वॉल्ट है वो मुझे दिखाओ। छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उस इमारत के आसपास के माहौल का जायज़ा लेने के बाद ही स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की कोई योजना बना सकूंगा। इस तरह नहीं। मीनाक्षी ने हर्षा यादव को देखा। हर्षा, मेरी मानो तो यह मामला यहीं। रघुनाथ ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि देवराज चौहान पर विश्वास किया जा सकता है। हर्षा यादव ने मीनाक्षी को देखते हुए सोच भरे स्वर में कहा। इसे रघुनाथ की बात पर विश्वास करना चाहिए। मीनाक्षी के चेहरे पर असहमति के भाव उभरे रहे। इस वक्त तुम कह रही हो कि हम इस मामले से हट जाएं? हाँ। हटने से पहले देवराज चौहान को वो जगह बता देने में क्या हर्ज है? रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम अपने रास्ते और देवराज चौहान अपने रास्ते। हर्षा यादव ने कंधे उचकाकर कहा। मीनाक्षी ने व्याकुल सी निगाहों से बारी बारी दोनों को देखा। कुछ पल चुप्पी रही। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि तुम्हारे मन में नाराज़गी रहे। तुम कहोगी तो ठीक है। मीनाक्षी गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में क्या उठी। तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या? अगर देवराज चौहान वॉल्ट के खुफिया स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का कोई रास्ता ना निकाल पाया तो उसके बाद हम इस मामले से दूर हो जाएंगे, किसी तरह शहर से बाहर। वादा किया। हर्षा यादव गंभीर स्वर में बोला। फिर मैं इस मामले की तरफ देखूंगा भी नहीं। रघुनाथ कह रहा था कि वो हम दोनों को हिंदुस्तान से बाहर भिजवा सकता है। पैसा मोटा लेगा लेकिन काम कर देगा। देखेंगे, बात कर लेंगे रघुनाथ से। मीनाक्षी के चेहरे पर उलझन थी। हर्षा यादव ने देवराज चौहान और जगमान को देखा। रॉयल वॉल्ट है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हर्षा यादव बोला। जगमान चौंका। सोहनलाल ने भी रॉयल वॉल्ट का ही जिक्र किया था। उसने फौरन देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान हर्षा यादव को देख रहा था। कुछ पल चुप्पी रही। अब तुम क्या करोगे? हर्षा यादव ने पूछा। मैं रॉयल वॉल्ट के आसपास का माहौल देखूंगा, देवराज चौहान बोला। उसके बाद ही तय कर पाऊंगा कि वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तक किसी दूसरे रास्ते से पहुंचा जा सकता है या नहीं। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम ये काम कर सकोगे या नहीं? मीनाक्षी कह उठी। हमने भी अपना आगे का प्रोग्राम बनाना है। अगर तुम वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं बना सकते तो फ़ोन पर खबर कर देंगे, जगमोहन ने कहा। कब तक? एक दो दिन में, देवराज चौहान उठता हुआ बोला। तुम्हारे पास हमारा फ़ोन आ जाएगा कि काम हो सकता है या नहीं। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी इस काम में तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन मेरा बाहर निकलना खतरे से भरा। तुम यहीं रहो, तुम्हारी अभी कोई ज़रूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा। फिर जगमोहन से बोला। बाहर निकलते समय सावधान रहना। पहले की तरह शायद कोई हमारा पीछा। मैं ध्यान रखूँगा। तुम लोगों को ऐसा खतरा है तो फिर हमें भी खतरा, हर्षा यादव ने कहना चाहा। अपना मामला तुम जानो, इस बारे में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर। क्या हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं चल सकते? मीनाक्षी के उठी। मेरे ख्याल में जहाँ तुम हो वहाँ हमें भी खतरा कम ही रहेगा। हम खुद को ज़्यादा सुरक्षित। मैं खुद किसी के यहाँ हूँ और अभी बाहरी स्थिति से अनजान हूँ। ऐसे में तुम दोनों को साथ लेकर यहाँ से बाहर जाना और भी खतरे से भरा होगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हर्षा यादव और मीनाक्षी देवराज चौहान को देखते रहे, बोले कुछ नहीं। जगमान पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये देखकर मीनाक्षी उठ खड़ी हुई। अगले चंद पलों में देवराज चौहान और जगमान दरवाजे से बाहर थे। जल्दी फ़ोन करना, पीछे से मीनाक्षी दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। हमें तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। देवराज चौहान और जगमान सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। सोहन लाल भी रॉयल वर्ल्ड की बात कर रहा था और ये मामला भी रॉयल वर्ल्ड का निकला। जगमोहन क्या उठा। क्या ख्याल है, रॉयल वर्ल्ड में घुसा जाए? मुद्दा अरब का हीरा भी हाथ लग जाएगा और रॉयल वर्ल्ड के सुरक्षा प्रबंध तो तुमने देख ही लिए हैं, देवराज चौहान बोला। उसके भीतर पहुंच पाना आसान काम नहीं है। जॉर्ज लूथरा ने सच में तगड़ी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। मेरे ख्याल में सुरक्षा के खुफिया और भी इंतज़ाम होंगे जिनके बारे में हर्षा यादव को भी पता नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहते हो। जगमोहन के ओठों से सोच भरा स्वर निकला। सीढ़ियां तय करके वे नीचे उतरे और अपनी कार की तरफ बढ़ गए। अगला दृश्य। वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था। स्क्रीन पर स्नो नजर आ रही थी। उसके सिर पर हेडफोन लगा था। उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। उसके कानों में मीनाक्षी के शब्द पड़ रहे थे। तब वो देवराज चौहान और जगमोहन को फ़ोन करने के लिए पक्का कर रही थी।
उसने घड़ी नुमा ट्रांसमीटर पर संबंध बनाकर बात की। मैं बोल रहा हूँ, देवराज चौहान, जगमोहन की, हर्षा यादव और मीनाक्षी के साथ बातें हो रही हैं। वे लोग रॉयल वॉल्ट के स्ट्रांग रूम में बड़ी किसी दवा को लूटने की योजना बना रहे हैं। योजना बन गई? नहीं, लेकिन बनाई जा रही है। हर्षा यादव ने शायद वॉल्ट के भीतर के हिस्सों की फिल्म दिखाई है टीवी पर। उसे देखकर देवराज चौहान ने कहा है कि इस तरह तो वो वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तक पहुंच पाना संभव नहीं है। अब वो कोई दूसरा रास्ता तलाश करने की फेर में है। वो जानना चाहता है कि वॉल्ट के आसपास की इमारतों में क्या है। यहीं पर उनकी बात समाप्त हो गई। अब उनकी दोबारा मुलाकात होगी या फ़ोन पर बात होगी, इस काम में वक्त लग सकता है, क्योंकि देवराज चौहान को पहले वॉल्ट के आसपास के बारे में मालूम करना है। पल भर की चुप्पी के बाद उधर से आवाज़ आई, तुम इसी प्रकार नज़र रखो, उनकी बातें सुनते रहो। थक जाओ तो अपनी जगह पर किसी दूसरे को बिठा दो। वो तो ठीक है, लेकिन ये निगरानी तभी तक कायम रह सकती है जब तक उस कमरे में मौजूद उसके उतारे कपड़ों में चिप मौजूद है। दोबारा उसने वही कपड़े पहने तो ठीक है, नहीं तो उसके कमरे से बाहर निकलने पर उस पर नज़र नहीं रखी जा सकती। मैं समझता हूँ, जहाँ तक हो सके अंत तक उस पर नज़र रखो। जी। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन इस बात के प्रति सतर्क थे कि कोई उनका पीछा ना करे। सब ठीक रहा, किसी ने पीछा नहीं किया। वे सोहनलाल के फ्लैट पर पहुंचे। राजन का क्या हाल है? वो बंधा पड़ा? कुछ बोला नहीं? नहीं। देवराज चौहान और जगमोहन कुर्सियों पर जा बैठे। रात हो रही थी। तुमने पता किया राजन के बारे में? कर रहा हूँ, उसके मोबाइल फ़ोन से निकले नंबरों को मिला मिलाकर बात कर रहा हूँ। देर सवेर में कोई नतीजा सामने आ जाएगा। सोहनलाल भी बैठा। तुम लोग बताओ, वहाँ क्या हुआ? जगमोहन ने बताया। सोहनलाल गहरी सांस लेकर के उठा। ये रॉयल वर्ल्ड का ही मामला निकला। हाँ, जगमोहन ने देवराज चौहान पर नज़र मारकर कहा। वहाँ पर सीधे रास्ते से नहीं जाया जा सकता। अगर दूसरी तरह स्ट्रांग रूम में प्रवेश करते हैं तो वॉल्ट वाले हिस्से में भी नहीं पहुँच सकते जहाँ वह हीरा होगा। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। देखा जाए तो ये झंझट वाला मामला है, सोहनलाल बोला। ठीक कहते हो। मैंने देवराज चौहान से कहा है कि वो इस मामले को छोड़ दे। हम 10 अरब के हीरे की तरफ ध्यान देते। देवराज चौहान यह मामला छोड़ भी नहीं सकता। सोहनलाल गंभीर स्वर में कह उठा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इस तरफ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। जगमोहन ने गहरी सांस ली और उठते हुए बोला, तुम खाने का इंतज़ाम करो, मैं राजन से बात करके आता हूँ। सोहनलाल उठा और रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देने के लिए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। राजन बेड के पास ही नीचे फर्श पर वैसे ही बंधा पड़ा था जैसे वो बांध कर गया था। जगमोहन उसके पास पहुंचकर मुस्कुराया और बेड पर टांगें लटकाकर बैठता हुआ बोला, मज़े हो रहे हैं? राजन उसे घूरने लगा। ऐसे ही पड़ा रहेगा? पड़े पड़े मर भी सकता है। मुंह खोलेगा तो बच जाएगा। बता, किसने तेरे को हमारा पीछा करने को कहा? कहाँ से तुमने हमारा पीछा शुरू किया और हमारा पीछा करने का मकसद क्या था? बहुत ही मामूली सवाल है, जवाब दे और चलता बन। घर पर तेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है क्या? या फिर तेरा घर है ही नहीं? आखिर किसी की तो तेरे को याद आ रही होगी। राजन उसी तरह खा जाने वाली नज़रों से उसे देखता रहा। नहीं बताएगा? नहीं। राजन के पीछे उठ खिले। तेरे जैसे लोग सीधी तरह नहीं मानते, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा, और हार मानने वाले हम भी नहीं हैं। तेरे बताए बिना ही हम तेरे घर तक पहुंच जाएंगे। जिस परिवार की वजह से तूने मुंह बंद कर रखा है, उस परिवार को तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। रिवॉल्वर की नाल उनकी कनपटी पर होगी, तब तू मुंह खोलेगा। वो खा जाने वाली नज़रों से जगमोहन को देखने लगा। चिंता मत कर, वक्त आने पर तेरा गुस्सा नाराज़गी दूर हो जाएगी, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा और उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। सोहनलाल ने राजन के फ़ोन में मौजूद एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी व्यक्ति की नशे की भरभराट से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, क्या हाल है राजन भाई? सोहनलाल ऊंचे स्वर में बोला। वहाँ मौजूद देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उसकी तरफ उठी। राजन, उधर से नशे से भरा स्वर आया। हाँ भाई, पहचाना मुझे? नहीं तो। क्यों मजाक करता है? मुझे पहचान लिया तूने? मैंने नहीं पहचाना। मजाक मत कर राजन, मैं मुस्तफ़ा हूँ। तू सुन। हाँ, मैं राजन नहीं, सुंदर सिंह हूँ। 2 पैग अंदर गए तो सुंदर सिंह बन गया? सच में मैं सुंदर सिंह हूँ। मैं तो। तू राजन नहीं है? नहीं? पक्का? हाँ यार, मैं राजन नहीं हूँ। नशे से भरी आवाज़ सोहनलाल के कानों में पड़ी। तेरी आवाज़ राजन जैसी नहीं है। तू सच में राजन नहीं है, ठीक कहता है तू। फिर राजन ने तुझे मेरा नंबर क्यों दिया? वो ऐसा क्यों करेगा? ये नंबर राजन का है या तेरा? मेरा। फ़ोन मेरे पास है तो मेरा ही नंबर होगा। मैंने सोचा कहीं तूने उससे 1-2 दिन के लिए फ़ोन उधार ले लिया। क्या फालतू की बात करता है? क्या नाम बताया था तूने? मुस्तफ़ा। उसने गलती से नंबर दे दिया होगा। भगवान जाने उसने मेरा नंबर क्यों दिया। उधर से बात खत्म करने वाले ढंग में कहा, राजन का नंबर बोलता हूँ, नोट कर। नंबर क्या नोट करना है? सोहनलाल जल्दी से बोला। मेरे को अभी राजन से मिलना है। वो अपने घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसके घर के पास से ही बोल रहा हूँ। एक बार पहले आया था,
उसके घर को अब भूल गया लगता हूँ, काफ़ी देर से पहचान में नहीं आ रहा। तू राजन के घर का ही नंबर बता दे। 38 नंबर है उसके घर का। 38? हाँ, कहना सुंदर सिंह ने तेरा हालचाल पूछा है। वो तो कह दूंगा। नंबर 38 उसके मकान का, लेकिन जगह का नाम क्या है? जगह का अभी तू कह रहा है ना कि उसके घर के पास ही कहीं। वो तो हूँ, फिर भी सोचा कहीं जगह भी ना भूल गया हूँ, एक बार तेरे से पूछ लूँ। बोरीवली ईस्ट। ओ, यही तो गड़बड़ हो गई। मैं बोरीवली वेस्ट में भटक रहा हूँ। तूने पी तो नहीं रखी? नहीं, आज नहीं पी। यही गलती करती, पी लेता तो वेस्ट नहीं ईस्ट पहुंचता। सुन, उधर रोमा रेस्टोरेंट है, उसके बगल की गली में घुस जाना। 38 नंबर उसी में पड़ेगा। मेहरबानी सुंदर सिंह साहब। सोहनलाल के होठों पर मुस्कान उभरी। ये बात छोड़, वैसे तेरे को उससे धंधे के वास्ते मिलना है? सुंदर सिंह ने पूछा। हाँ। कैसा काम है? तू क्यों पूछ रहा? अपना काम भी राजन जैसे ही है, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बोलूँगा। मेरा ये नंबर संभाल के बाजू वाली जेब में डाल लेना, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन मार देना। समझ गया, फिर बात करूँगा, कहने के साथ ही सोहनलाल ने रिसीवर रख दिया। तभी कॉल बेल बजी। सोहनलाल ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर रेस्टोरेंट से आया डिलीवरी मैन था। खाना लेकर आया था। सोहनलाल ने खाना लेकर उसे पैसे दिए और दरवाज़ा बंद करके पलटा। राजन के घर का तो पता लग गया कि वो कहाँ रहता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहीं रहते होंगे, जिनकी वजह से राजन ने मुंह बंद कर रखा हुआ है। हम आज रात ही उसकी बीवी बच्चों को यहाँ ला। रात को ये काम ठीक नहीं होगा, देवराज चौहान ने कहा। औरत और बच्चों को लाने का मामला है, रात में शोर भी बढ़ सकता है, जबकि दिन में कुछ शोर भी हुआ तो कोई परवाह नहीं करेगा। ये भी ठीक है। सोहनलाल पास पहुंचकर बैठता हुआ बोला। खाना उसने टेबल पर रख दिया। राजन की पत्नी और बच्चों को लाने में खास परेशानी नहीं आई है, देवराज चौहान ने कहा। उन्हें इतना ही कहना बहुत होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। कल से वो बेहोश था। अस्पताल में अब उसे होश आया तो उसने पता बताकर घर वालों को खबर देने को कहा। यह सुनते ही उसकी पत्नी चल पड़ेगी, क्योंकि दिन भर और रात को राजन के बारे में उसे कोई खबर नहीं मिलेगी कि राजन हमारे पास है। तुम्हारी कई बात को फ़ौरन सच मान लेगी। सोहनलाल ने सिर हिला दिया। बढ़िया गई, मैं ऐसे ही करूँगा। ये काम कल दोपहर बाद करना, जबकि उसकी पत्नी पूरी तरह परेशान हो चुकी होगी कि राजन की कोई खबर नहीं मिल रही। ऐसे में वो तुम्हारी बात सुनते ही आंखें बंद करके विश्वास कर लेगी कि राजन अस्पताल में है। तभी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। तुम्हारे साथ चलने में वो 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएगी। सोहनलाल ने उंगलियों में सुलगती गोली वाली सिगरेट का कश लिया। तुम अब उस वॉल्ट के बारे में क्या करोगे? मैं कल रॉयल वॉल्ट के आगे पीछे अगल बगल का हिस्सा देखूंगा, देवराज चौहान ने सोच भरे सर में कहा। उसके बाद ही तय कर पाऊंगा कि इस काम में कुछ हो सकेगा या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि काम हो, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। बेहतर होगा कि हम सोहनलाल की बात पर गौर करें। 10 अरब के हीरे के बारे में सोचें। वॉल्ट के भीतर के सारे इंतजाम हमारे सामने हैं। तुम चाहो तो आसानी से योजना बना सकते हो कि कैसे वो हीरा पाना है। क्यों सोहनलाल, वो हीरा कब आना है? मुझे तो यही बताया है कि 1-2 दिन में वॉल्ट में पहुंच जाएगा, सोहनलाल ने कहा। वो हीरा कम से कम वॉल्ट के स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो बंद है, उसे खोला नहीं जा सकता। वैसे भी वो स्ट्रांग रूम जॉन लूथरा का पर्सनल स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम तो वॉल्ट में दूसरा भी हो सकता है, सोहनलाल क्या उठा। ओह, अगर उसे खोलने का ढंग भी इसी तरह का हुआ तो उस स्ट्रांग रूम के भीतर जा पाना कठिन है। सोहनलाल ने जगमान को देखा। मैं मालूम करूंगा कि वो हीरा कहाँ रखा जाएगा। जल्दी मालूम करना, जगमन ने कहने के साथ ही देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान आंखें बंद किए सोफा चेयर पर पसरा पड़ा था। जगमन समझ गया कि देवराज चौहान हीरे वाले मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। खाना ठंडा हो रहा है, सोहनलाल बोला। डाल ले बर्तनों में, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। राजन को खिला देना, वो इसके लिए उसके हाथ खोलने पड़ेंगे। खोल देंगे, कुछ देर उसके पास बैठ जाएंगे कि कोई शरारत ना करे। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान सुबह 8 बजे ही तैयार होकर सोहनलाल के फ्लैट से निकल गया था। जगमोहन को वो कह गया था कि वह सोहनलाल के साथ काम करे। वो जो काम करने जा रहा है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ उसने वॉल्ट के आसपास की जगह ही देखनी है। जगमोहन और सोहनलाल ने दोपहर बाद हरकत में आना था। अभी उनके पास बहुत वक्त था। राजन बेडरूम के फर्श पर बंधा पड़ा था। इस तरह पड़े पड़े वो दुखी हो गया था, परंतु अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। जगमान और सोहनलाल ने पुनः कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाम 4 बजे जगमान और सोहनलाल बोरीवली ईस्ट पहुंचे। जगमान कार में ही बैठा रहा और सोहनलाल रोमा रेस्टोरेंट के बगल वाली गली में प्रवेश कर गया। रोमा रेस्टोरेंट तलाशने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 38 नंबर छोटा सा मकान भी मिल गया। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। पड़ोस से पूछने पर पता चला कि राजन की बीवी दोनों बच्चों को लेकर कुछ देर पहले ही कहीं गई है और रात तक आने को कह गई थी। यानी कि आने का कोई फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने रात को आने की सोची और वापस फ्लैट पर आ पहुँचे। शाम के 6 बज रहे थे। देवराज चौहान फ्लैट पर वापस आ चुका था। उसके पास भीतर आने के लिए दूसरी चाबी थी। वो बड़े से कागज़ पर पेन लेकर कोई नक्शा जैसी चीज़ बनाने में व्यस्त था। कब आए, जगमोहन ने पूछा।
2 घंटे हो गए। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। तुम लोग राजन की बीवी बच्चों को लेने गए थे? घर में कोई नहीं मिला। हमारे जाने से कुछ पहले ही वो अपने बच्चों के साथ कहीं गई थी। पड़ोस से पता चला कि वो रात को आने को कह गई है। सोहनलाल बोला। हम रात को जाएंगे। देवराज चौहान पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। जगमोहन और सोहनलाल बेडरूम में पहुंचे जहां राजन बंधा पड़ा था। वो थकान से भरा बुरे हाल लग रहा था। उन्हें देखते ही उसने दांत भींच लिए। जगमोहन मुस्कुराया, पास ही बेड पर बैठता हुआ बोला, आराम हो रहा है? मुझे बांध कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कुछ नहीं बताने वाला। वो गुस्से से कह उठा। हम तेरे से कुछ नहीं पूछ रहे, जगमोहन बोला। तेरे को कुछ बताना चाहते हैं क्या? अभी रोमा रेस्टोरेंट हो के आए हैं। राजन की आंखें सिकुड़ गईं। बोरीवली ईस्ट में। राजन उसी तरह उसे देखता रहा। मैं तो बाहर ही रहा, अपना ये सोहनलाल गली के अंदर गया, वहाँ 38 नंबर मकान में। राजन के चेहरे पर बेचैनी उभरी। वो परेशान नजर आने लगा। जगमोहन को देखता रहा, लेकिन इसके बाद जगमोहन कुछ कहने की अपेक्षा उठ गया। तुम कुछ बता रहे थे? राजन जल्दी से कह उठा। बता दिया? इसके आगे कुछ बताओ, उस 38 नंबर मकान के बारे में। वहाँ मैं नहीं गया, सोहनलाल गया था। राजन ने ज़रा सा टेढ़े होकर सोहनलाल को देखा। वहाँ कौन मिला तुम्हें? सीधी तरह बात कर, सोहनलाल ने सख्त स्वर में कहा। पहले बोल, वो तेरा घर है? हाँ, उसने बेचैनी से कहा। वहाँ तेरे बच्चे और बीवी रहती हैं? हाँ। राजन का सर भिज गया। जिनके डर की वजह से तू मुंह नहीं खोल रहा, कि मुंह खोला तो कोई तेरे परिवार को मार देगा, वो परिवार अगले कुछ घंटे में या तेरे सामने मौजूद होगा। तब या तो तू मुंह खोलेगा या फिर अपने बीवी बच्चों की मौत देखेगा। तेरे को अपनी मौत का डर नहीं, लेकिन अपने परिवार की मौत का डर है, यानी कि तब तू मुंह खोलेगा। राजन होठ बीचे सोहनलाल को देखता रहा। सुन, जगमोहन ने कहा, तेरे बीवी बच्चों को उठाकर लाएंगे, उन्हें तकलीफ़ होगी। यहाँ भी उन्हें तकलीफ़ हो सकती है, क्या मालूम हमसे गुस्से में क्या हो जाए। बढ़िया तो ये रहेगा कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे दे। मेरे घर का तुम लोगों को कैसे पता चला? चल गया। ये बात तेरे जानने की नहीं है, अपनी के बताता है? नहीं। यानी कि जब तेरे सामने तेरे पत्नी और बच्चे खड़े होंगे, चाकू उनकी गर्दनों से लगे होंगे, तब तू बताएगा। जगमोहन सख्त स्वर में बोला। तब चाकू की नोक किसी के शरीर में भी घुस सकती है। राजन दांत पीछे खामोश रहा। बड़ा हरामी है, ये आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। इसके सामने इसकी पत्नी और बच्चों का गला काटना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सोहनलाल ने खतरनाक स्वर में कहा। कुछ घंटों में वो यहाँ होंगे, तब आएगा मज़ा। राजन गुस्से से उन्हें देखता रहा। आंखों में व्याकुलता भरी पड़ी थी। अगला दृश्य। रात के 9:30 बज रहे थे कि एकाएक देर से व्यस्त देवराज चौहान अपनी जगह से उठा और सामने पड़ा कागज़ उठाकर तय करके जेब में रखा। पेन बंद करके एक तरफ रख दिया। सोहनलाल सामने ही लंबे सोफे पर अधलेटा सा था। जगमोहन एक दूसरे कमरे में राजन के पास था। जगमोहन को बोला। देवराज चौहान बोला। क्या सोचा वॉल्ट के स्ट्रांग रूम के बारे में? सोहनलाल क्या उठा। काफ़ी देर से उलझे लगे हो। रास्ता निकाल लिया है। देवराज चौहान का सर शांत था। सोहनलाल चौंका। स्ट्रांग रूम में जाने का? हाँ। कोड लॉक का पता लग गया या कहीं दूसरी जगह से? सोहनलाल संभला संभला सा लग रहा था। दूसरी जगह से। ओह। जगमोहन को बोला। सोहनलाल उठा और जगमोहन को बुला लाया। आशा यादव को फ़ोन करो, कहो कि हम आ रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। स्ट्रांग रूम में जाने का रास्ता मिल गया है, बाकी बातें बाद में, फ़ोन करके देखो। कई पलों तक जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, फिर फ़ोन की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। रिसीवर उठाकर मीनाक्षी का बताया नंबर डायल करने लगा। मीनाक्षी ने ही रिसीवर उठाया था। हेलो। फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ और भी मीठी लगती है, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। पल भर की चुप्पी के बाद मीनाक्षी की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। जगमोहन। हाँ। मुझे तो आशा नहीं थी कि तुम लोगों का फ़ोन या तुम आओगे। शब्दों के साथ ही मीनाक्षी का गहरी सांस लेने का स्वर सुनाई दिया। हर्षा यादव के साथ मैं बात कर रही थी कि एक दिन बीत गया। 1-2 दिन तुम लोगों का इंतज़ार करने के बाद रघुनाथ से बात करेंगे कि वो हमें देश के बाहर पहुंचा दे। हम वहाँ आना चाहते हैं। खास बात है? मालूम नहीं, देवराज चौहान आने को कह रहा है तो खास बात ही होगी। आ जाओ। कल किसी ने पीछा तो नहीं किया था? नहीं। उसने मुंह खोला जिसे कैद कर रखा है? खोल देगा, अपनी बात करो। आ जाओ। 1 मिनट, हर्षा से पूछती हूँ। फिर जगमोहन के कानों में मीनाक्षी और हर्षा यादव की आवाज़ें पड़ी। हर्षा यादव के शब्द फ़ोन पर उसे भी सुनाई दिए कि आने दो। आ जाओ। मीनाक्षी की आवाज़ उसे सुनाई दी। पहुंच रहे हैं, कहकर जगमोहन ने रिसीवर रखा, फिर पलटकर देवराज चौहान से बोला। चलें? हाँ। तभी सोहनलाल कह उठा। तुम भी जा रहे हो? हाँ। जगमोहन ने उसे देखा। आज रात तुम्हें राजन की पत्नी और उसके बच्चों को? ये काम कल भी हो सकता है। हर्षा यादव के यहाँ खतरा हो सकता है कि उधर कोई नज़र न रख रहा हो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरे साथ इसका होना ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, सोहनलाल बोला। कल राजन क्या चले जाएंगे उसके परिवार को लेने? वैसे तो ये काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ, लेकिन राजन के पास भी किसी का रहना ज़रूरी है। अगर वापसी जल्दी हो गई तो वहाँ चल पड़ेंगे। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर आ गए। स्ट्रांग रूम में पहुँचने का रास्ता निकला क्या? जगमोहन ने पूछा।
देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। जगमोहन ने यह नहीं पूछा कि वो रास्ता क्या है, क्योंकि वो जानता था कि देवराज चौहान अभी नहीं बताएगा। रास्ते में दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई पीछा ना कर रहा हो। वहाँ पहुँच भी नज़र हर तरफ रखी, परंतु ऐसा कोई ना दिखा जो इधर नज़र रखने के लिए मौजूद हो। अगर कोई था भी तो अंधेरे में कोई ना दिखा। जब उन्होंने कॉल बेल दबाई तो रात के 11:30 बज रहे थे। अगला दृश्य। सच में? हर्षा यादव ने शांत गंभीर स्वर में देवराज चौहान को देखते हुए कहा। तुम्हें दोबारा सामने देखकर खुशी हुई। मैंने तो सोचा था कि तुम अब आओगे ही नहीं। क्यों? जगमान के होठों से निकला। क्योंकि मीनाक्षी ने कहा, स्ट्रांग रूम में पहुंचने का रास्ता है ही नहीं। कोड लॉक हटाने का भी कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता निकालने की उम्मीद ही नहीं है। जो रास्ता है, जगमान ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान बताएगा। हर्षा यादव और मीनाक्षी की नज़रें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और दोनों को देख कर क्या उठा। स्ट्रांग रूम का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम पक्का होना चाहिए, देवराज चौहान बोला। स्ट्रांग रूम का सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ मौजूद 2 तिजोरियों और एक अलमारी से जुड़ा है। अगर उन्हें कोई खोलने की चेष्टा करता है तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठेगा। मतलब कि उनके लॉक सिस्टम के साथ सिक्योरिटी सिस्टम है। हाँ, ऐसे लॉक सिस्टम की सिक्योरिटी खास जगह के भीतर ही भीतर काम करती है। अगर उस सिक्योरिटी को खास जगह की रेंज से दूर ले जाया जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम जैसी व्यवस्था खुद ही समाप्त हो जाती है, देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में तिजोरी को स्ट्रांग रूम में ही खोलना ठीक नहीं होगा। ऐसा करते ही अलार्म बज उठेगा। हर्षा यादव की आंखें सिकुड़ी। उसने मीनाक्षी को देखा। नजरें पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। हम तो स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की बात कर रहे थे, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे हम स्ट्रांग रूम में खड़े हैं। हर्षा यादव के सर में कूट कूट का उलझन भरी हुई थी। तुम ये सोचकर चलो कि हम स्ट्रांग रूम में पहुंच गए, देवराज चौहान बोला। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तब वहाँ पर क्या करना है? हर्षा के होंठ हिले। वो सोचों में दिखा। देवराज चौहान को देखता रहा। तुम्हारा मतलब कि जब तिजोरी खोलनी है या उसे साथ ले जाना है? मीनाक्षी के उठी। हाँ, अगर वहाँ खोलने में खतरा है तो उसे साथ ले चलेंगे, मीनाक्षी ने कहते हुए हर्षा यादव को देखा। वहाँ तिजोरी खोलने से कंट्रोल रूम में लगा अलार्म बज उठेगा, जगमोहन ने कहा। उसे साथ ले चलना ही ठीक रहेगा, मीनाक्षी ने पुनः कहा। स्ट्रांग रूम में वीडियो कैमरा भी लगा होगा, जो देवराज चौहान ने कहना चाहा। नहीं, हर्षा यादव क्यों उठे? वहाँ वीडियो कैमरा नहीं लगा। क्यों? देवराज चौहान की निगाह हर्षा यादव पर जा टिकी। अब इस क्यों का जवाब मैं क्या दूँ? जॉर्ज लूथरा ने जैसा ठीक समझा होगा वैसे ही इंतज़ाम कराया होगा। शायद वो नहीं चाहता होगा कि कोई गलती से भी उसकी वहाँ की कार्रवाई को देख ले। यही बात होगी, जगमोहन बोला। लेकिन उस तिजोरी को वहाँ से ले जाना कोई खेल नहीं है, नामुमकिन जैसा काम है, हर्षा यादव ने बेचैनी से कहा। क्यों? वो भारी है, इतनी भारी कि 4 आदमी भी उसे आसानी से नहीं उठा सकते। तुम्हें कैसे पता? मालूम है, ऐसी बातें तो बिना पता किए भी सुनने को मिल जाती हैं, हर्षा यादव बोला। वहाँ तिजोरी को खोला गया तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। वैसे अलार्म बजने पर भी कोई स्ट्रांग रूम तक नहीं आ सकेगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने का रास्ता बंद है। लेकिन तब इस बारे में भागदौड़ शुरू हो जाएगी। 5-10 मिनट में वॉल्ट की सिक्योरिटी जान लेगी कि किसी अन्य तरफ से रास्ता बनाकर कोई स्ट्रांग रूम में पहुँचा है और वहाँ पड़ी तिजोरी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसे में वो रास्ता फ़ौरन तलाश करने की चेष्टा की जाएगी। ठीक कहते हो, देवराज चौहान बोला। तिजोरी को वहाँ से इसलिए नहीं ले जा सकते कि वो बहुत भारी है। हर्षा यादव क्या उठा। ये बात है तो बात की है कि कैसे क्या करना है, पहले पता तो चले कि स्ट्रांग रूम में कैसे पहुँचा जाए। देवराज चौहान ने कस लिया। हर्षा यादव, मीनाक्षी और जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। मैंने आज आधा दिन रॉयल वर्ल्ड के आसपास जुड़ी जगहों की जानकारी ली है, देवराज चौहान क्या उठा। टीवी स्क्रीन पर कल रॉयल वर्ल्ड के भीतरी रास्तों को देखा। ये भी पता लगा कि स्ट्रांग रूम कहाँ है। स्ट्रांग रूम उस इमारत के ठीक पीछे वाले हिस्से में, या फिर यूं कहा जाए कि स्ट्रांग रूम के बाद दूसरी तरफ की इमारत शुरू हो जाती है, पीछे की तरफ से साथ लगती इमारत। हाँ, मीनाक्षी ने तुरंत सिर हिलाया। ये बात हमें पता है। वॉल्ट के पीछे की तरफ साथ लगती इमारत के नीचे वाले हिस्से में फर्नीचर का शोरूम है, ऊपर कोई बैंक है। हमें नीचे वाले हिस्से से मतलब है, क्योंकि स्ट्रांग रूम भी नीचे है। आज मैंने फर्नीचर शोरूम के भीतर जाकर अच्छी तरह से देखा। उधर मैं फर्नीचर लेने के बहाने गया था। फर्नीचर शोरूम के मालिक ने उस जगह का पूरा ही लंबा हॉल बना रखा है। बीच में कोई दीवार नहीं है। 100 फीट लंबा शोरूम है वो। ठीक सामने दीवार के पीछे वॉल्ट का स्ट्रांग रूम आता है। हम उस दीवार से रास्ता बनाकर आसानी से स्ट्रांग रूम में पहुंच सकते हैं। स्ट्रांग रूम में पहुंचने की समस्या जितनी बड़ी लगती है उतनी है नहीं। मुझे तो ये बेवकूफ़ी वाली बात लग रही है, मीनाक्षी के होंठों से निकला। क्या मतलब? जगमोहन ने उसे देखा। स्ट्रांग रूम में पहुंचने का रास्ता कितनी आसानी से बताया जा रहा है, वो बोली। जो रास्ता है वही बताया जाएगा, कि हम उसमें जानबूझकर कठिनाइयाँ पैदा करते हैं? जगमोहन ने मुंह बनाया। चुप रहो मीनाक्षी, हर्षा यादव ने गंभीर स्वर में टोका। पहले सुन लेने दो कि देवराज चौहान क्या कहता है। स्ट्रांग रूम में पहुंचना सच में बहुत बड़ी समस्या है, परंतु कितनी आसानी से देवराज चौहान ने हल निकाल दिया।
हम यहाँ तक सोच नहीं सकते थे। बताओ ये सब कैसे होगा? तुमने सोच लिया होगा। कश लेने के पश्चात देवराज चौहान ने सोच भरे शांत स्वर में कहा, इसके लिए हमें शोरूम पर कब्जा करना होगा। शोरूम के ही कर्मचारी को नोट देकर उससे मालूम किया है कि शोरूम बंद होते होते रात के 10 बज जाते हैं। तब तक आसपास के अन्य शोरूम पूरी तरह बंद हो चुके होते हैं। 15 दुकानों के पार एक रेस्टोरेंट अवश्य खुला रहता है, वो दूर पड़ता है। 10 बजे के आसपास उस मार्केट का चौकीदार आ जाता है। फर्नीचर शोरूम के अधिकतर कर्मचारी 9:30 बजे तक चले जाते हैं। तब शोरूम का मालिक और एक कर्मचारी वहाँ रह जाता है। आखिरी आधे घंटे में फर्नीचर शोरूम का मालिक दिन भर का अपना हिसाब देखता है। 10 बजे के करीब जब चौकीदार आता है तो शोरूम का बड़ा शटर बंद करवाने में वो आखिरी मौजूद कर्मचारी की सहायता करता है। ये रोज़मर्रा का रूटीन है। इस तरह शोरूम बंद हो जाता है और इस आखिरी घंटे में शोरूम पर कब्जा कर सकते हैं, कहकर देवराज चौहान चौंका, सॉरी रुका। हर्षा यादव तुरंत पहलू बदल कर कह उठा, रुको मत, कहो, मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ। लेकिन शोरूम पर कब्जा करने में आखिरी अड़चन वो चौकीदार है जो हर रात शोरूम बंद करवाता है, शटर नीचे गिराने में हाथ लगाता है। शोरूम में हम कब्जा कर लेते, उसके मालिक और आखिरी मौजूद कर्मचारी को बंधक बनाकर शटर गिरा देते, तो भी चौकीदार अड़चन बन सकता है, क्योंकि वह भीतर हो रही रोशनी को महसूस कर लेगा। दूसरे गिरे शटर के बाहर रोज़ की भांति ताले नहीं लगे होंगे। बेशक हम शटर भीतर से बंद कर लें, परंतु चौकीदार अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पास ही बीट बॉक्स या फर्नीचर मालिक के घर फ़ोन करेगा कि शटर खुला है, ताले नहीं लगाएगा। हाँ, ऐसा तो हो गई। हर्षा यादव ने सिर हिलाया। जगमोहन और मीनाक्षी की नज़रें देवराज चौहान पर थी। फर्नीचर शोरूम को हमने इस तरह कब्जे में लेना है कि भीतर काम करते हुए हमें बाहर से कोई परेशानी ना हो, वरना हम भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी को शक हो गया तो वो बाहर ताला लगाकर पुलिस को फ़ोन कर सकता है कि भीतर कुछ गड़बड़ है। ऐसे में वो शोरूम हमारे लिए चूहेदान साबित होगा। पुलिस आकर हमें आसानी से पकड़ लेगी और हमारा काम वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक कहते हो। ऐसे में उस चौकीदार को ख़त्म कर देना ज़रूरी। समझदार लोग काम के दौरान खून नहीं बहाते, दूसरे की जान की कीमत समझते हैं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में टोका, चौकीदार की जान लेने का कोई फ़ायदा नहीं। दो के साथ हम तीसरे को भी शोरूम में बंधक बना सकते हैं। गुड आइडिया। हर्षा यादव के होठों से निकला, तुम सच में रास्ता बनाने में मास्टर हो। चौकीदार के भी भीतर आ जाने पर बाहर से किसी भी तरह के खतरे के आने का अंदेशा नहीं रह जाएगा, परंतु शोरूम मालिक के घर ना पहुंचने पर उसके घर वाले अवश्य शोरूम में फ़ोन करेंगे। घंटी बजती रहेगी, कोई नहीं रिसीवर उठाएगा, तब उसके घर वाले शोरूम तक आएंगे। ऐसे में उन्हें शटर पर ताला लगा नहीं मिले तो समझ जाएंगे कि कोई गड़बड़ है। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करेंगे, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में जब हम शोरूम के मालिक, उसके नौकर और चौकीदार को शोरूम के भीतर लेकर शटर नीचे कर देंगे तो बाहर से मीनाक्षी शटर पर वही ताले लगा देगी जो कि रोज़ लगते हैं। वो ताले शोरूम के भीतर ही होंगे। वो ताले हम बाहर मौजूद मीनाक्षी तक पहुंचा सकते हैं। जब हमें बाहर निकलना होगा तो मोबाइल फ़ोन से मीनाक्षी को फ़ोन कर देंगे तो वो ताले खोल देगी। खूब। हर्षा यादव मुस्कुराकर कुछ आगे हुआ, सच में मान गया तुम्हें, क्या रास्ता निकाला है। बार बार तालियां मत मार, जगमोहन ने उसे घूरा, मुंह से कह देना ही ठीक है। हर्षा यादव ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। जो भी कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मीनाक्षी, बोतल गिलास देना। मीनाक्षी उठी और बोतल गिलास लेकर टेबल पर रख दिया। तुम लोग तो पियोगे नहीं, मैं एक पैग ले लूँ, कहकर उसने पैग तैयार किया और घूंट भरा। आगे कहो, तुम्हारी योजना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कामयाब बातें कर रहे हो। उसके बाद मीनाक्षी के होंठ खिले। देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग से कस लिया। भीतर हमें शोरूम की दीवार तोड़कर, उसके पीछे स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर स्ट्रांग रूम में पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। दीवार तोड़ने का सामान हम साथ लेते जाएंगे। दीवार हमें नीचे से भी तोड़नी है, इस तरह की उस तिजोरी को शोरूम में खींच सके। तुम कहते हो कि तिजोरी भारी है, उठाई नहीं जा सकती। ऐसे में सामान ढोने वाली छोटी सी ट्रॉली वाले चलेंगे। तिजोरी को आसानी से उस पर डालकर बाहर जहाँ हमारी कोई वैन खड़ी होगी वहाँ तक ले चलेंगे और वहाँ से तिजोरी को वैन में डाल देंगे। इस काम में कितने आदमी इस्तेमाल करने पड़ेंगे? हर्षा यादव ने पूछा। मीनाक्षी शटर को ताला लगाकर बाहर ही गई पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसके भीतर रहेगी। भीतर 3 आदमियों को बंधक बनाए रखना है, 2 दीवारें भी तोड़नी है। ऐसे में भीतर 3 को होना चाहिए, 4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 4 में हमें काम करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। हर्षा यादव ने घूंट भरा, सोच भरी निगाह देवराज चौहान पर थी। तिजोरी को हम वहाँ नहीं खोलेंगे, क्योंकि वॉल्ट के कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठेगा। ऐसी सिक्योरिटी का सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की रेंज में होगा। उसके बाद हम कहीं भी तिजोरी खोल सकते हैं। हमारे पास तब वक्त ही वक्त होगा। बेहतर तो होगा कि तिजोरी को हम अपनी किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं और उसे वहाँ खोला जाए। ठीक कहते हो। तिजोरी हमारे पास होगी तो फिर उसे जल्दी खोलें या देर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर्षा यादव क्या उठा, क्योंकि हमें तो उस दवा से मतलब है जो भीतर है, उसे जॉर्ज लूथरा के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। देवराज चौहान ने हर्षा यादव को देखा। वो दवा कैसे बेकार की जाएगी? देवराज चौहान ने पूछा। वो दवा सिर्फ पानी में असर करती है, उसे बेकार करने के लिए ज़मीन पर गिरा देना ही काफ़ी है।
हर्षा यादव बोला। देवराज चौहान ने कश लिया, कहा कुछ नहीं, तुमने सब कुछ आसानी से कह दिया। इतनी बड़ी डकैती की योजना को चंद शब्दों में कह दिया। मीनाक्षी बोली, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब इस योजना पर चलेंगे तो कई मुसीबत भरी बातें सामने आ सकती हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि आसमानी विपदा की तरह मौके पर मुसीबत सामने खड़ी होती है। हम अपनी योजना बनाकर उसे अंजाम दे रहे हैं। योजना में कभी भी अचानक आने वाली मुसीबतों को शामिल नहीं किया जाता। ऐसी मुसीबतों का खड़े पाँव हल निकाला जाता है। हम उन मुसीबतों के बारे में सोचें जो हमारे सामने आ सकती हैं, मीनाक्षी ने कहा। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी मुसीबतों का ना तो कोई नाम होता है और ना ही कोई पहचान होती है। ये अचानक सामने आती है और हमें भी अचानक ही उसका मुकाबला करके सबको संभालना पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा लगाना पाना संभव ही नहीं है कि कैसी मुसीबतें सामने आ सकती हैं। हम 10 मुसीबतों का अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन जो मुसीबत सामने आएगी उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं होगा। इसलिए इस बारे में सोचना बेकार है कि काम के दौरान कोई गड़बड़ होगी तो वो कैसी गड़बड़ होगी। जवाब में मीनाक्षी सिर हिलाकर रह गई। हर्षा यादव सोचों में डूबा नजर आया। तुम क्या सोच रहे हो हर्षा? मीनाक्षी ने पूछा। मैं? हर्षा यादव सोच से बाहर निकलता क्या उठा। मैं सोच रहा हूँ कि जब शोरूम की और स्ट्रांग रूम वाली दीवारें तोड़ी जा रही होंगी तो कितना शोर होगा। क्या वॉल्ट के भीतर तक उनकी आवाज़ आएगी? जाएगी? दीवारें तोड़ने में ऐसा कोई शोर नहीं मचेगा। दीवार एक बार टूटनी शुरू हो जाए तो सारी दीवार बिना शोर के तोड़ी जा सकती है। जगमन धीमे स्वर में क्या उठा। दीवार में ईंटें लगी होती हैं। सिर्फ हाथ की चोट मारकर भी एक एक करके ईंटों को निकाला जा सकता है, अगर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत हो, जबकि वहाँ थोड़ी बहुत आवाज़ भी चलेगी। हर्षा यादव ने होंठ सिकोड़कर सिर हिला दिया। एक बात बताओ, जगमन पुनः क्या उठा। तुम ये सब सिर्फ दवा के लिए कर रहे हो? हाँ। उस तिजोरी में दवा के अलावा अगर कोई और चीज़ हो तो वो मैं ले लूँगा, तुम्हें एतराज़ नहीं? अपनी बात पर कायम रहना। कायम रहूँगा। हर्षा यादव ने गंभीर स्वर निगाहों से उसे देखा। तुम सोचते हो कि उसमें दौलत होगी? कुछ तो होगा, कम से कम 10 का एक नोट तो पड़ा होगा, यानी कि उसमें दवा के अलावा जो होगा मेरा होगा। उसमें से तुम कुछ नहीं मांगोगे। जगमोहन ने बात पक्की करने वाले ढंग में कहा। मंजूर है। हर्षा यादव ने कोई एतराज़ नहीं किया। मीनाक्षी सोच भरे स्वर में क्या उठी। मेरे ख्याल में अभी योजना पूरी नहीं हुई, हमें इस पर पुनः बात करनी चाहिए। ऐसे में कई नई बातें सामने आएंगी जो कि हमारे काम करने में सहायक बन जाएंगी। इस योजना की पक्की रूपरेखा तो अब तैयार करनी है, इस पर बात करनी है अभी। देवराज चौहान ने कहा। मैंने तो मोटे तौर पर यह बताया कि किस तरह हम वॉल्ट के स्ट्रांग रूम में पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद योजना को पक्का बनाने के लिए उनकी बातें होने लगी। पूरी तरह योजना बनाते बनाते उन्हें सुबह के 4 बज गए। चारों को तसल्ली थी कि वो सही ढंग से आगे बढ़ रहा है। स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की योजना इस हद तक पूरी बना ली गई कि वे जब भी चाहें उस पर काम कर सकें। इस योजना पर हम आने वाली रात काम न करके उससे अगली रात काम करेंगे, देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में तो इस पर कल रात ही काम कर देना चाहिए। क्यों देर? मीनाक्षी ने कहना। हमें उस सामान को इकट्ठा करना है जो कि डकैती के दौरान इस्तेमाल होगा। इसमें वक्त लगेगा। काम को जल्दी ना करके पक्के तौर पर करना बेहतर रहता है। देवराज चौहान ने उसे देखा। ठीक कहते हो कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हर्षा यादव गंभीर स्वर में क्या उठा। डकैती में इस्तेमाल होने वाला सामान इकट्ठा करना है, साथ ही अब सुबह हो रही है। आने वाली रात तक नींद लेकर हम फ्रेश नहीं हो सकते। एक रात छोड़कर अगली रात ही काम करना बेहतर रहेगा। तुम अब दोबारा कब मिलोगे हमसे? शाम को फ़ोन पर बात हो जाएगी। आज मिलने की ज़रूरत नहीं, देवराज चौहान ने कहा। हम कल मिलेंगे, दोपहर बाद आ जाएंगे। जो ज़रूरी बातें करनी होंगी वो हो जाएंगी। फिर हम शाम को 8 बजे यहाँ से सब निकलेंगे। भीतर जाने के लिए हम 3 तो हैं ही, एक मेरा साथी और आ जाएगा। जैसा तुम ठीक समझो, जो करना है तुमने करना है। हर्षा यादव तसल्ली भरे स्वर में क्या उठा। शाम को हम तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद देवराज चौहान और जगमन वहाँ से चले आए। तो चलिए दोस्तों, 27 सेकंड का दूसरा भाग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।